जुलाई 1944 की एक दोपहर है। न्यूयॉर्क के करीब दरख्तों के झुंड में घिरी इमारत में दुनिया भर के सरमायादार जमा हैं। यहाँ दुनिया का वो माशी निज़ाम तश्कील दिया जा रहा था जिसने आगे चलकर एक ऐसे मुल्क में भी पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करना है जिसके दुनिया के नक्शे पर उभरने में अभी 3 साल बाकी हैं। यहाँ वज़ा किए गए निज़ाम ने ही तय करना था कि 80 साल बाद इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने शहरियों से पेट्रोल पर कितना टैक्स और कितनी लेवी वसूल करेगा। और बजट की निफ्स के करीब रकम पहले ही अलग कर ली जाएगी कि ये तो कर्जों की वापसी और इन पर सूद की अदायगी में जाएगी। आज जब भी पेट्रोल डलवाते हुए आपकी चीखें निकलती हैं और आप हुकूमत से सवाल करते हैं तो बताया जाता है कि टैक्स और लेवी की कड़वी गोली निगलनी ही पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत का तो पेट्रोल की कीमत पर कंट्रोल ही नहीं है। शायद हमारी इब्तिदा में बताई गई कहानी की वजह से आप सोच रहे होंगे कि ये सब इसी साजिश का किया धरा है जो दूसरी जंग अजीम के अख्ताम पर न्यू हैम्पशायर में की गई थी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को कर्जों के जाल में जकड़ने के जिम्मेदार 1944 में जमा होने वाले साहूकार नहीं बल्कि हमारे हुक्मरानों और अफसरशाही के वो फैसले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का हर शहरी 4.25 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। 1944 में न्यू हैम्पशायर में होने वाली इस बैठक को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से याद किया जाता है, जहां 44 मुल्कों के नुमाइंदों ने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे बनाकर इस आलमी माशी निज़ाम की बुनियाद रखी। मगर पाकिस्तान ने इन इदारों से कर्ज लेना कब और क्यों शुरू किया, किसने पाकिस्तान को कर्जों की पॉलिसी पर डाला, क्या अमेरिका ने ब्रेटन वुड के इदारों यानी IMF और वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की कर्ज कहानी शुरू करने से पहले ये भी जान ले कि एक कर्ज रफ्तार भी महसूस करता है, अपने देखने वालों को पूरी बात से आगाह करने का कर्ज। आज के इस दौर में जहां हर बात को घुमा फिरा कर कहना आम है और बहुत कुछ सेंसर की नजर हो जाता है, रफ्तार हकीकी जिंदगी की वाकयात के पीछे छुपी कहानियों तक जाता है। ये काम मुशक्कत ही नहीं, हौसला भी मांगता है। हमारा हौसला उस वक्त बढ़ता है जब आप रफ्तार के पैट्रियन मेंबर्स बनते हैं। तरीका बहुत आसान है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे बहुत सारे नाजरीन ने अब तक रफ्तार को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारी नई डॉक्यूमेंट्रीज इन तक देर से पहुंचती हैं। तो फिर शुरू करते हैं। पाकिस्तान बना तो 1949 तक हमारे यहाँ वही करेंसी नोट इस्तेमाल होते रहे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता था। इन नोटों पर तस्वीर बरतानिया के बादशाह की होती थी। 1949 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने यहाँ नोट छापना शुरू कर दिए। इसी बरस सितंबर में पाउंड स्टर्लिंग यानी बरतानिया की करेंसी की कदर गिर गई। भारत ने भी अपना रुपया पाउंड के साथ डीवैल्यू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने रुपये की कदर कम करने से इनकार कर दिया। यूं भारत की अशिया पाकिस्तान को सस्ते दामों मिलने लगी। भारत इसी जमाने में मशरकी पाकिस्तान से पटसन और दीगर इजनास खरीद कर कलकत्ता की फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करता था। भारत ने मशरकी पाकिस्तान से पटसन खरीदना बंद कर दी, जिसका मशरकी पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ। भारत को एक्सपोर्ट रुकने से वहां पैदा होने वाली इजनास और खाम माल की कीमतें गिर गईं। मशरकी पाकिस्तान में पैदा होने वाली चीजों की कीमतें गिरने से आवाम में बेचैनी और वफाकी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था, जबकि कराची में बैठी वफाकी हुकूमत भी ज़र मुबादला की कमी से परेशान थी। लेकिन फिर शायद खुदाई मदद इस तरह आ पहुंची कि जजीरा नुमा कोरिया में जंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से मशरकी और मगरबी पाकिस्तान से पटसन और कपास की एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो गईं। वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला का मसला हल हो गया, मगर ये वाकया 2 बड़े अलमियों की बुनियाद रख गए। एक सानह मशरकी पाकिस्तान, क्योंकि पहली बार मशरकी पाकिस्तान के आवाम को एहसास हुआ कि इनकी पैदा की गई अजनास और खाम माल कराची में बैठी वफाकी हुकूमत के लिए अहम नहीं है। और दूसरा अलमिया ये था कि पाकिस्तानी माशी पॉलिसियों की बुनियाद इत्तफाकात पर पड़ गई। यानी अगर कोरिया की जंग ना होती तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तिजारती बाइकॉट से पैदा होने वाले बहरान से निकलने का क्या रास्ता था। हुक्मरान तबका जिसकी फैसला साजी में सियासतदानों का कम और मफाद परस्त सिविल मिलिट्री अफसरशाही का अमल दखल ज्यादा था। इस तबके की माशी हिकमत अमली बनाने में नाकामी ने पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों के उस रास्ते पर डाल दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के कर्जों का मजमूई हजम 81,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। हम सुनते आए हैं कि जब पाकिस्तान बना तो वतन अजीज की माली हालत बहुत खराब थी। भारत ने असासों का बंटवारा रोक रखा था और बहुत कस्मोपुरसी की हालत में हुकूमती मामलात चलाए जा रहे थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि क़याम पाकिस्तान के बाद शुरू के अरसे में हमें कर्ज लेने की जरूरत ही पेश नहीं आई। आज़ादी मिली तो सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि बेशतर सनती यूनिट्स उन इलाकों में थे जो भारत के हिस्से में आए। जो खित्ते पाकिस्तान के हिस्से में आए वहाँ की पैदावार ज़राअत थी। पाकिस्तान के लोग कपड़े समेत बेशतर अशिया भारत से मंगवा रहे थे और ये भी वाज़ेह था कि दुनिया में वो कौमें तरक्की कर रही हैं जहाँ सनतें लगाई जा रही हैं। बानिए पाकिस्तान ने सरहद के उस पार से कारोबारी खानदानों को पाकिस्तान आकर सनतें लगाने की दावत दी, जिनमें आदम जी, हबीब और अस्फहानी खानदान शामिल थे। पाकिस्तान सनती तरक्की के रास्ते पर कदम रख चुका था और इसी दौरान अपनी ज़रूरी पैदावार बरामद कर रहा था।
कोरिया की जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो गया, यानी सादा लफ्जों में खजाना भर गया। 1950-51 में पाकिस्तान का सरप्लस 578 मिलियन रुपए था। पाकिस्तान इस वक्त सनतें लगाने के लिए बड़े पैमाने पर मशीनरी इंपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट बस 2 बरस ही सरप्लस रह सका। जिस तरह जजीरा नुमा कोरिया की जंग पाकिस्तान के लिए नेमत साबित हुई थी, उसी तरह अगला इत्तेफाक पाकिस्तान को माशी मुश्किल में डाल गया, और वो इत्तेफाक थे 1951 और 52 के तबाहकुन मानसून सीजन। बारिश की वजह से मुल्क में ज़राई पैदावार इतनी गिरी कि मुल्क में खुराक की किल्लत पैदा हो गई। यानी 1 साल पहले तक का अंदाजा यही था कि मुल्क में गंदम की सरप्लस पैदावार होगी, लेकिन बारिशों ने वो हाल किया कि पाकिस्तान गंदम के लिए भी कर्ज लेने पर गौर करने लगा। शायद पाकिस्तान इसी साल अमेरिका से कर्ज ले लेता, मगर उस वक्त के अमरीकी वजीर खारजा जॉन फॉस्टर ड्यूस ने सदर आइजनहावर को मशवरा दिया कि पाकिस्तान को गंदम के लिए कर्ज देने के बजाय ग्रांट दे दी जाए। वॉशिंगटन की यह मेहरबानी उन सिक्योरिटी ताल्लुकात के लिए थी जो आगे चलकर सीटो और सेंटो की सूरत में काम आई, और वो तस्वीर आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, जब कराची की बंदर रोड से गंदम से लदी ऊंट गाड़ियां गुजर रही थी और ऊंटों के गले में थैंक यू अमेरिका की तख्तियां लटकी हुई थी। इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को 1948 में भी महाजरीन की आबादकारी के लिए $1 करोड़ कर्ज दे चुका था, मगर इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत इतनी शदीद नहीं थी जैसी कि 1952 में रोटी के लाले पड़े हुए थे। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन ने अपनी किताब पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एलिटिस्ट स्टेट में लिखा है कि इस वक्त की हुकूमत मगरबी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दे रही थी। मशरकी पाकिस्तान जो पटसन का बड़ा एक्सपोर्टर था, वहाँ ज़राअत के फरोग पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि मगरबी पाकिस्तान में भी ज़राई शोबे को नजरअंदाज किया गया। डॉक्टर इशरत हुसैन के बकौल ये सब ज़राई शोबे से हुकूमती तासुब का ही नतीजा था कि पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क को खुराक भी इम्पोर्ट करना पड़ी, और जब आमदन अठन्नी और खर्च रुपया हो तो बिल आखिर हथेली मांगने के लिए फैलाना ही पड़ती है। पाकिस्तान ने अपना पहला कर्जा मार्च 1952 में इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से लिया था। $2.70 का ये कर्ज बज़ाहिर तो रेलवे की बहाली के लिए लिया गया था, मगर कर्ज देने वाले वर्ल्ड बैंक की 27 मार्च 1952 की दस्तावेज बताती है कि असल वजह कुछ और थी। इस दस्तावेज में लिखा गया है कि कोरिया की जंग से पाकिस्तान की मईशत में जो तेजी आई थी वो खत्म हो गई है, लेकिन तरक्याती अखराजात बदस्तूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अदायगियां उन मंसूबों के लिए की गई हैं जो ज्यादा आमदन वाले दिनों में शुरू किए गए थे। यहाँ तक कि तरक्याती अखराजात अब दिफाई अखराजात से ज्यादा हो गए हैं। 1952 में ही पाकिस्तान ने ज़राअत के लिए $35 लाख का कर्जा ले लिया, और फिर जून 1954 में सुई गैस पाइपलाइन के लिए $5 मिलियन का कर्जा ले लिया गया। 1955 में पाकिस्तान ने अमेरिका से $110 बिलियन का कर्जा ले लिया, और इसके बाद तो आदत सी हो गई, हम कर्जे लेकर तरक्की कर रहे थे। गालिब ने शायद हम जैसों के लिए ही कहा था, कर्ज की पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ये तो हमारी कर्ज कहानी का आगाज था। अभी तो 1965 की जंग नहीं हुई थी, अयूब खान का पहला मार्शल लॉ नहीं आया था, भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी नहीं आई थी, और ज़ियाउल हक का अफगान जिहाद भी बाकी था। 1990 का अशरा ज़िया तो अभी बहुत दूर था। जैसा कि हम इब्तिदा में ही बता चुके हैं कि जुलाई 1944 की ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में बनने वाला आलमी मालियाती निज़ाम दुनिया की मईशत को एक दूसरे से जोड़ चुका था। आलमी मालियाती निज़ाम पर कंट्रोल कायम करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में 2 इदारे कायम किए गए थे। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आगे चलकर वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया, और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF। वर्ल्ड बैंक जंग के बाद तामीर नौ और तरक्याती कामों के लिए कर्ज देता था। पाकिस्तान ने आलमी बैंक से 1952 में कर्ज लेना शुरू कर दिया था, जबकि IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट से मसले का शिकार मुल्कों को कर्ज देता और रोड मैप तजवीज करता है, यानी आमदन से ज्यादा खर्च करने वाले पाकिस्तान जैसे मुमालिक। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान 1952 में ही आलमी बैंक से कर्ज ले चुका था। IMF के पास जाने में भी ज्यादा अरसा नहीं लगा। वर्ल्ड बैंक से पहला कर्ज लेने के सिर्फ 6 साल बाद यानी 1958 में पाकिस्तान IMF के पास भी पहुंच चुका था। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने जब इक़्तिदार पर कब्जा करके मार्शल लॉ लगाया तो मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार था, और मार्शल लॉ लगाने के सिर्फ 2 माह बाद ही नई फौजी हुकूमत ने IMF का दरवाजा खटखटा दिया। ये $25 मिलियन के स्पेशल ड्राइंग राइट्स का स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, मगर इस वक्त अयूब खान की हुकूमत को इस अरेंजमेंट से रकम निकलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और IMF से हुआ मुआहिदा मनसूख कर दिया गया। लेकिन ये मालियाती सूरत हाल 65 की पाक भारत जंग की वजह से बरकरार न रह सकी। पाकिस्तान को 1965 में IMF से $3.70 का कर्ज लेना पड़ा, और फिर तीसरी बार 1968 में भी IMF के पास जाना पड़ा।
जहां से पाकिस्तान ने $7.5 करोड़ का लोन प्रोग्राम लिया। यानी अय्यूब खान के दौरे हुकूमत तक ही पाकिस्तान IMF के 3 प्रोग्राम ले चुका था। बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ात के पाकिस्तान की मईशत पर असरात के आदादो शुमार भी बहुत दिलचस्प हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर के दिनों में जब पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो के मुआहिदे किए तो पाकिस्तान की शरह नमूद 0.8% से बढ़कर 6.6% तक पहुंच गई। यही वजह है कि 1965 में जब पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की गैर मुल्की इमदाद अचानक बंद हुई तो अय्यूब खान को IMF के पास जाना पड़ गया। 1971 में पाकिस्तान टूटा और फिर भुट्टो के दौर का आगाज हुआ। भुट्टो हुकूमत ने 1972, 73 और 74 में कर्ज लिए। यानी भुट्टो हुकूमत ने पहले 3 साल में हर साल एक IMF प्रोग्राम लिए और फिर 3 साल बाद यानी 1977 में चौथा प्रोग्राम लेकर पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम की तादाद 7 तक पहुंचा दी। जनरल ज़िया उल हक ने जुलाई 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा किया तो इब्तिदाई 3 साल तक तो जैसे तैसे गुजारा हो गया, मगर 1980 और 81 में जनरल ज़िया की हुकूमत ने भी 2 बार IMF से कर्ज प्रोग्राम ले लिया, मगर 1952 की तरह इस बार भी एक इत्तेफाक पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने का सबब बन गया और वो था अफगानिस्तान पर रूस का हमला और कब्जा और इसके खिलाफ मज़ामत का आगाज। अफगान जिहाद में तेजी आने के बाद अमेरिका से डॉलरों की आमद भी तेज हुई तो जनरल ज़िया के बाकी मानदा दौर में पाकिस्तान को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जनरल ज़िया उल हक के बाद जमहूरियत बहाल हुई। बेनज़ीर ने अपनी हुकूमत के पहले ही साल यानी 1988 में 2 बार IMF से कर्ज ले लिया। एक बार $382 मिलियन और दूसरी बार $273 मिलियन का कर्ज मंजूर किया गया। यानी कि 1990 का अशरा, जिसे माशी तारीख में अशरा ज़िया कहा जाता है, इसके शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के IMF लोन्स प्रोग्राम की तादाद 11 हो चुकी थी। 1990 में नवाज शरीफ पहली बार वजीर आजम बने तो अगले 2.5 साल तक सियासी लड़ाइयों की वजह से मईशत भी अदम इस्तेहकाम का शिकार रही। जुलाई 1993 में काकर फार्मूले के तहत नवाज शरीफ हुकूमत का खात्मा हुआ तो मुल्क की मईशत इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि IMF के पास जाने के लिए अगली हुकूमत का इंतजार करना भी मुमकिन नहीं था। नतीजे में मुइन कुरैशी की निगरान हुकूमत को ही IMF के पास जाना पड़ा और पाकिस्तान के लिए $265 मिलियन का कर्ज प्रोग्राम मंजूर हुआ। अक्टूबर 1993 में बेनज़ीर भुट्टो के दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के चंद माह बाद फरवरी 1994 में पाकिस्तान ने IMF से 2 कर्ज प्रोग्राम लिए। एक प्रोग्राम $606 मिलियन और दूसरा $172 मिलियन का था। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में IMF से तीसरा लोन प्रोग्राम दिसंबर 1995 में $562 मिलियन का लिया। 1997 में नवाज शरीफ ने दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद IMF से 2 लोन प्रोग्राम लिए, जिनमें से एक $682 मिलियन और दूसरा $265 मिलियन का था। अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा तो उस वक्त भी मुल्क की माशी सूरत हाल नाजुक थी, जो मार्शल लॉ के बाद मजीद बिगड़ गई। नतीजे में 1 साल बाद फौजी हुकूमत भी IMF के दरवाजे पर खड़ी थी। मुशर्रफ हुकूमत ने नवंबर 2000 में $465 मिलियन और इसके 1 साल बाद $1.33 करोड़ का IMF लोन प्रोग्राम लिया। मगर एक बार फिर एक इत्तेफाक पाकिस्तान की ज़बो-हाल मईशत को सहारा देने आ पहुंचा और वो था अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली मुहिम। पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका का इत्तेहादी बना और वाशिंगटन से इस्लामाबाद को डॉलर्स की सप्लाई बहाल हो गई और इसके बाद जब तक जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में रहे पाकिस्तान को IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इत्तेफाक से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी थी और पाकिस्तान अमेरिका का सफ़े अव्वल का इत्तेहादी था। परवेज मुशर्रफ की इक़्तिदार से बेदखली के बाद जमहूरियत के साथ ही IMF प्रोग्राम का भी आगाज हो गया। 2008 में पीपल्स पार्टी और 2013 में मुस्लिम लीग नून ने IMF से कर्ज लिया। एक बार फिर माशी इत्तेफाक ये हुआ कि CPEC प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसकी वजह से डॉलर्स की कमी वक्ती तौर पर दूर हो गई, मगर इसका असर भी चंद साल ही बरकरार रह सका। 2019 में इमरान खान की हुकूमत को भी सारी कोशिशें करने के बावजूद IMF के पास जाना ही पड़ा। 2023 में PDM हुकूमत और 2024 में मौजूदा हुकूमत ने कर्ज लिया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान 24 मरतबा IMF से कर्ज ले चुका है, लेकिन हर नया कर्ज पहले से ज्यादा सख्त है और इसकी वजह पाकिस्तान का हर बार IMF से किए गए वादों से रोगर्दानी है। माशी तज्ज़िया-निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इब्तदाई बरसों में IMF ने कोई खास शराइत नहीं लगाई, लेकिन 1980 के बाद पाकिस्तान को जो कर्ज मिले इनके साथ हर मरतबा मुतालबात की फहरिस्त भी आई। इन मुतालबात ने पाकिस्तानी मईशत और आम आदमी को कैसे मुतासिर किया
और क्या पाकिस्तान कर्ज लेने से बच सकता था? डॉक्टर इशरत हुसैन की बात पर जाएं तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन था अगर आईएसआई रिजीम ना होता। आईएसआई रिजीम से मुराद वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ इसका मतलब है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी हुकूमत की जानिब से उन अशिया की सनतों को लगाने की हौसला अफजाई किया जाना जो इम्पोर्ट करना पड़ रही थी। ये पॉलिसी बजाते खुद इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब इसके लिए हुकूमत इम्पोर्ट्स पर ज्यादा ड्यूटीज लगाती है और मुकामी सनतकारों पर मराद की बारिश करती है तो हमारे जैसे मुल्कों में सनतकार इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। 1950 के अशरे में माशी पॉलिसी एडहॉकिज्म की बुनियाद पर चलाई गई। इम्पोर्ट्स पर आए रोज पाबंदी लगाकर मुकामी मैन्युफैक्चरर्स को मराद दी गई। डॉक्टर इशरत हुसैन के बकौल इसके नतीजे में सनतकारों की एक नई क्लास वजूद में आ गई जिसने कोरिया की जंग के दौरान बड़े पैमाने पर दौलत जमा कर ली थी। लेकिन बदकिस्मती से इस पॉलिसी से पाकिस्तान में रेंट सीकिंग करने वाले दौलतमंदों की तादाद बढ़ती चली गई। मईशत में रेंट सीकिंग का मतलब होता है कि कोई नई जिद्दत, पैदावारी वैल्यू या दौलत पैदा किए बगैर हुकूमती पॉलिसियों से फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना। इशरत हुसैन की किताब से हमें ये भी मालूम होता है कि जो लोग ये माल कमा रहे थे इन पर टैक्स लगाने का कोई तरीका ही मौजूद नहीं था, क्योंकि ऐसे इदारे ही कायम नहीं किए गए या कायम होने ही नहीं दिए गए, जिसके नतीजे में बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो गई। अयूब खान ने अपने दौर में रेंट सीकिंग रोकने पर तवज्जो नहीं दी, और अगर इस वक्त रेंट सीकिंग पर कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद हालात इतने न बिगड़ते। 1968 में प्लानिंग कमीशन के सरबराह महबूबुल हक ने वो तारीखी बयान दिया कि पाकिस्तान में दौलत और कारोबार 22 खानदानों के हाथ में आ गया है। इस बयान में कितनी सच्चाई थी ये तो तय नहीं हो सका, लेकिन महबूबुल हक के इस दावे से अयूब खान के खिलाफ अवामी गुस्से को हवा जरूर मिली, जबकि जायज तौर पर सरमाया लगाकर सनतें कायम करने वाले भी नफरत का शिकार हो गए। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान की मईशत पहले ही मुल्क टूटने के सदमे से निकलने की कोशिश करती रही और फिर 1974 के तेल बहरान ने आ लिया। पेट्रोलियम कीमतें 4 गुना बढ़ गईं। 1972 में रुपए की कदर में पहली बार बड़ी कमी हुई। महबूबुल हक के 22 खानदान वाले बयान की गूंज अभी फिजा में बाकी थी। भुट्टो की कौमियाने या नेशनलाइजेशन की पॉलिसी सामने आई, लेकिन इत्तेफाक फिर मंसूबाबंदी पर भारी पड़ गया। तेल का बहरान सब कुछ ले डूबा। भुट्टो दौर में पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा जरूर हुआ, लेकिन तेल ने इम्पोर्ट बिल बढ़ा दिया। कर्ज का बोझ बढ़ता गया। इस दौर में 3.9 अरब डॉलर के कर्जे लिए गए। हालात मजीद खराब होते अगर गरीब मजदूर पाकिस्तान के काम ना आता। 1970 की दिहाई में पाकिस्तान से मेहनत कशों के खलीजी रियासतों के जाने का सिलसिला तेज हो गया। इनकी तरसीलातें जर बढ़ गई। 1972 में ये रकम सिर्फ 13 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। 1980 में ये 1 अरब 74 करोड़ 40 लाख डॉलर हो गई। 80 के अशरे में जब जियाउल हक पाकिस्तान पर बरसरे इक्तदार थे तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी सालाना 3 अरब डॉलर भेज रहे थे, जो जीडीपी का 5% बनते थे। अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के बाद पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया, लेकिन अमेरिका अब दोस्त नहीं रहा था, बॉस बन गया था। इशरत हुसैन लिखते हैं कि इससे पहले इमदाद का मतलब ग्रांट था और अब इमदाद कर्ज हो गई। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि जियाउल हक के दौर में दौलत की रेल पेल थी। IMF से पहले 1.25 अरब डॉलर की किस्त मंजूर कराई गई और फिर 919 मिलियन डॉलर की, लेकिन पहली बार सिर्फ 349 मिलियन डॉलर निकलवाने पड़े और दूसरी बार 730 मिलियन डॉलर। यानी मईशत इतनी बदहाल नहीं थी कि संभल न पाती। शर्त यह है कि कोई संभालने वाला होता। उस दौर में बेहतरी आने के बजाय पाकिस्तानी मईशत के 2 नए दुश्मन सामने आ गए। एक ये कि टैक्स ना देने वाले बढ़ गए। गैर दस्तावेजी मईशत का हजम जीडीपी का 8% हो गया। दूसरा दुश्मन पाकिस्तान से सरमाए का इनखला था। 1989 में मोहसिन खान ने कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान में बताया कि कैसे पाकिस्तान से लोग सरमाया निकाल कर ले जा रहे हैं। याद रहे कि ये 36 बरस पुराना मजमून है। 2026 में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाने का बयान देते हैं और ताजिरों से दरख्वास्त करते हैं कि इसका 30% ही वापस ले आएं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 36 वर्षों में जो सरमाया बाहर गया वो पाकिस्तान को कहां पहुंचा सकता था। रेंट सीकिंग, टैक्स ना देने और सरमाए को बाहर ले जाने का जो सिलसिला पिछली सदी के पाकिस्तान में शुरू हुआ वो आज तक जारी है। माशी खुद मुख्तारी को हर दौर में जाती और सियासी मफाद पर कुर्बान किया गया। पिछले 79 बरस के दौरान पाकिस्तान का कर्ज हर दौर में बढ़ा है। 1958 तक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा सिर्फ 150 मिलियन डॉलर के लगभग था। मुल्क ज्यादातर अपनी आमदनी और महदूद बैरूनी इमदाद पर चल रहा था। अयूब खान के दौर में 1969 तक बैरूनी कर्जा 2.7 अरब डॉलर हो गया। भुट्टो दौर में 1977 तक बैरूनी कर्जा बढ़कर 6.3 अरब डॉलर यानी तकरीबन 97 अरब रुपए तक पहुंच गया। जियाउल हक के दौर में अफगान जंग की वजह से अमेरिका से बड़ी इमदाद मिली।
लेकिन कर्जा भी बढ़ा। 1988 तक मजमूई कर्जा 550 अरब रुपए से तजावुज कर गया। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की बारियों के दौरान सियासी अदम इस्तेकाम रहा। 1999 तक मजमूई कर्जा 2,946 अरब रुपए हो गया। मुशर्रफ दौर के आगाज पर कर्जा 2,946 अरब रुपए था, जो 2008 तक बढ़कर 6,127 अरब रुपए पे हुआ। आसिफ जरदारी के दौर में कर्जा 6,127 अरब से बढ़कर 14,292 अरब रुपए हुआ, यानी तकरीबन 133% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ दौर में सी पैक और बिजली के मंसूबों के लिए कर्जे लिए गए और मजमूई कर्जा 24,953 अरब रुपए तक पहुंच गया। इस दौर में 75% इजाफा हुआ। इमरान खान के दौर में कर्जा 49,242 अरब रुपए हो गया, यानी 97% इजाफा, और इस वक्त ये कर्जा 81,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। अगर पूछा जाए कि ये रकम कहाँ गई तो जवाब आप जानते हैं, लेकिन तकलीफ सिर्फ इस कर्ज की नहीं। हर साल पाकिस्तान अपने बजट के निस्फ के करीब रकम कर्जों की इकसात और सूद की अदायगी पर खर्च करता है, जिसे डेट सर्विसिंग कहते हैं। रवा बरस के बजट में 8,000 रुपए से जायद रकम डेट सर्विसिंग के लिए मुख्तस की गई है, जो मजमूई बजट का 47% बनती है। सेहत और तालीम की तो क्या बात की जाए, पाकिस्तान का दिफाई बजट भी इस रकम का सिर्फ 1/3 है। यानी कर्ज की पी के मैं हमने दुकानें गैर से कैफ व मस्ती के हर एक इम्का को अगवा कर लिया।